बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। पहला तो ये कि नवाज़ शरीफ अब कहाँ जाएँगे अगर उन्हें बरतानिया से निकाल दिया गया या उन्हें बरतानिया से निकलना पड़ा। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म के नादान मुशीर, बल्कि ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के नादान मुशीर मुईद यूसुफ़ ने ये एतराफ़ कर लिया है कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। और तीसरा, सिंध के वज़ीर ख़ाबियात मंजूर वसान का नया ख़्वाब। तो पहले नवाज़ शरीफ की बात करते हैं। बरतानवी हुकाम ने उनकी वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है जिसमें उन्होंने वीज़ा की तोसी की दरख्वास्त की थी, और ये सेहत की ग्राउंड्स की बुनियाद पर ये दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन दरख्वास्त मुस्तरद होने से ये मालूम होता है कि बरतानवी हुकाम को अब इस बात से इत्तफाक नहीं रहा कि वो बीमार हैं। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से इस पर ख़ासी खुशियाँ मनाई गई और ताने भी दिए गए हैं। और जो जिस तरह की पीटीआई का कल्चर है, पीटीआई की अखलाकियात है, उसके मुताबिक ही ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ इतनी जल्दी तो एक्स्ट्राडिट नहीं होने वाले। अभी उनकी अपील होगी और अपील में कई हफ्ते लग सकते हैं, और उसके बाद अगर वो अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर फर्दर एक अपील होगी। अगर वो भी मुस्तरद हो जाती है तो पाकिस्तानी हुकाम का ये ख़्याल कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे, ये बातिल है और बेबुनियाद है। मुस्लिम लीग ने कहा है कि नवाज़ शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह नहीं लेंगे, यानी उन्हें ये इत्मीनान है कि दरख्वास्त इनकी जो नज़रसानी की है वो मंजूर हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर दरख्वास्त मंजूर नहीं होती और उन्हें बरतानिया छोड़ना पड़ता है, तो इस सूरत में उनके पास 3 मुल्कों का इंतखाब कम से कम मौजूद है, जिनमें से 2 मुसलमान मुल्क हैं और एक गैर मुस्लिम मुल्क है। इन तीनों में से किसी एक की वो किसी एक मुल्क को वो अपनी मंजिल बनाएंगे, और पाकिस्तान आने का ये जो पीटीआई का ख्वाब है ये पूरा नहीं हो सकता। और ये खुशियाँ जो मना रही है दरअसल खुशियाँ नहीं है, बल्कि वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि साड़ा निकालना, तो ये साड़ा निकाल रहे हैं और ये साड़ा अभी निकालते रहेंगे। ये चंद दिन इनके लिए साड़ा निकालने के दिन है, और ये वो जलापा कूटना भी इसको कहते हैं। तो ये जलापा कूटेंगे और नवाज़ शरीफ जहाँ हैं वहीं रहेंगे, इनके हाथ में नहीं आने वाले। और वैसे भी जिस तरह हालात पाकिस्तान के लिए दबाव अंगेज़ हो रहे हैं, उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अब पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो जो आखिरी चारा कार है वो भी पता नहीं इनका फुल प्रूफ सिस्टम में इनकी स्कीम आती है या नहीं आती। नाज़रीन, दूसरा, ये जो मुईद यूसुफ ने इतराफ़ किया कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान का जो बयान है कि जिसमें उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो तालिबान की मदद कर रहा है या तालिबान पर दबाव नहीं डाल रहा, तो उसके जवाब में मुईद यूसुफ ने एक बयान दिया अपनी तरफ से। उन्होंने बड़ा खड़कदार बयान दिया है और कहा है कि अफ़गान हुकूमत के इल्ज़ामात झूठे हैं, वो शर्मिंदगी मिटा रही है, और ये कि पाकिस्तान ने जितना असर व रसूख इस्तेमाल करना था कर लिया। यानी तालिबान तो फिर भी नहीं माने। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई असर व रसूख नहीं है और डालने के लिए कोई दबाव नहीं है। यही वो बात है जो मैंने अपने कल के व्लॉग में कही थी कि तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के पास अब कोई इख्तियार ऑप्शन नहीं रहा। तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे। एक तो इसलिए नहीं मानेंगे कि अमली तौर पर उनके लिए हालात निस्बतन साजगार हैं, और उनके जो कब्ज़े की ख़बरें हैं, हर रोज़ किसी न किसी इलाके पर उनके कब्ज़े की ख़बर आ रही है, तो वो क्यों पाकिस्तान की बात मानेंगे। और दूसरा, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के बारे में तालिबान का इत्मीनान और इतबार ख़त्म हो चुका है। मैंने ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान के दूसरे जो धड़े हैं वो भी पाकिस्तान पर न सिर्फ इत्मीनान नहीं करते और इतबार नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के बारे में नाकाबिले बयान किस्म के जज्बात और सोच रखते हैं, जिसके मुज़ाहरे आए दिन अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में होते रहते हैं। वहाँ जो नारे लगते हैं वो आपको यहाँ दोहराए नहीं जा सकते। इस तरह की जो फ़ज़ा पैदा हुई है तो उसकी ज़िम्मेदार ये मौजूदा हुक्मरान है या इन हुक्मरानों के सहूलतकार सरपरस्त जिनको भी आप इल्ज़ाम दें, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के बारे में वहाँ जो जज्बात हैं और जो सूरत हाल है वो एक घाटे का सौदा है, और ये सौदा वो है जो हमने खुद किया है। नाज़रीन, इसी वाले से एतमाद की बात जब चलती है तो फिर चीन और अमेरिका के साथ जो हमारे ऑप्शन हैं वो भी ज़ेर बहस आते हैं। और सूए इत्तेफाक ये देखिए कि चीन और अमेरिका दोनों मुल्क हम पर ना एतमाद करने के लिए तैयार है, ना एतबार करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों पाकिस्तान से 2 शख्सियात चीन गई थी और वहाँ से कोई उनको खुश आइंद जवाब नहीं मिला, जिसका ज़ाहिर है उन्हें गुस्सा भी था, और उस गुस्से को निकालने के लिए उन्होंने अमेरिका का दौरा किया ताकि अमेरिका से मामलात बेहतर किए जाएँ और चीन को भी ये
पैगाम दिया जा सके कि अगर तू नहीं तो अमेरिका तो है ही हमारे पास। हालांकि अमेरिका के पास पहले से ही था, लेकिन अमेरिका से भी कोई अच्छा जवाब नहीं मिला, और अगर मिला भी तो वो फिर आपने देख लिया फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में अमेरिकी सिफारतकारी हलकों का, बल्कि हुकूमती हलकों का ये तबसरा कि अमेरिका की हुकूमत इमरान खान को पपट समझती है मिलिट्री ऑपरेटर्स का, तो इसलिए उसे वो कोई अहमियत नहीं दे रही। और मुईज़ यूसुफ ने जो कुछ किरदार अदा किया उसकी भद अभी तक उड़ रही है और उड़ती रहेगी। और उस पर एक तबसरा मुख्तसर सा कुछ यूँ किया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने तो नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, तो इमरान खान ने मुईज़ यूसुफ की वसातत से ये इल्तिजा की है कि सिलेक्टेड को इज्जत दो। नाज़रीन, ये अमेरिका और चीन दोनों से हमने बिगाड़ ली है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो वो ये शेर है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो पाकिस्तान की अब सूरत हाल ये है कि ना अमेरिका, बल्कि अमेरिका से जो हालिया दिनों में राब्ते हुए हैं उनमें अमेरिका ने साफ कह दिया कि तुम्हें जो करना है अब करना है, और किसी मुआवजा या फीस के बगैर करना है। जबकि पाकिस्तान माजी में अमेरिका से मुआवजा लेकर सब कुछ करता रहा है, हर वो चीज़ की है उसने जो कोई भी बाइज़्ज़त मुल्क नहीं कर सकता, करने का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने वो सब कुछ अमेरिकी मुआवजे के एवज़, अमेरिकी डॉलरों के एवज़ वो सब कुछ किया जो दुनिया का कोई मुल्क और नहीं करता। तो अब वो ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। अब हमें जो कुछ करना है वो गोया कि अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए अमेरिका की खिदमत करनी है, कोई अजर हमें नहीं मिलेगा। नाज़रीन, ये मुख्तसर तबसरा था पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के मामलात में। और इस में मैं ये फ़िक्रा भूल गया कि सी पैक को जो कुर्बान किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि अमेरिका का रांझा राज़ी रखा जा सके, लेकिन अमेरिका का रांझा राज़ी नहीं हुआ। तो अब ये एक किस्म की बेबसी के आलम में ये फिर से कोशिशें कर रहे हैं कि सी पैक को बहाल करने का कोई प्रबंध करे, लेकिन चीन की तरफ से मतलूबा एतमाद और गुडविल साइन नहीं मिल रहे। आखिर में मंजूर वसान जो सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, और वो हमेशा जब भी कोई पेशगोई करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि ये कुछ हुआ है या ये कुछ होने वाला है। दर हकीकत वो ये उनका उसलूब है। ज़ाहिर है वो ख्वाब नहीं देखते, वो कोई मजजूब नहीं है कि उन्हें ख्वाब आए, वो सियासतदान हैं। तो दरअसल उन्होंने अपनी बात करने के लिए एक उसलूब ईजाद किया है और उसको ख्वाब की ज़ुबान दे दी है। तो ताज़ा ख्वाब उन्होंने ये देखा है कि शेख रशीद जो इस वक्त इमरान खान का वज़ीर दाखिला है, वो एक नई पार्टी में शामिल हो रहा है इलेक्शन से पहले। तो नाज़रीन, इस ख्वाब की मानवियत ये है कि मैंने 8-10 दिन 15 दिन पहले एक व्लॉग में मैंने ये इंकशाफ किया था, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन हो गए हैं, कि पाकिस्तान में एक नई किंग्स पार्टी बन रही है जो मुस्लिम लीग नून को आगे आने से रोकने के लिए बनाई जा रही है। और इस पार्टी में 3 ग्रुप होगा। पीपल्स पार्टी होगी, मतलब ये नहीं कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होगी, बल्कि उसकी अलाई होगी। तो एक अलायंस होगा, एक किंग्स पार्टी होगी और एक उसका अलायंस होगा, और अलायंस को मिलाकर ये किंग्स अलायंस कह लें। इसमें पीपल्स पार्टी होगी, जहांगीर तरीन ग्रुप, अगर पीटीआई के कुछ और लोग होंगे, कुछ और पार्टी या कुछ और ग्रुप, सिंध का जीडीए भी इसी में शामिल हो जाएगा, एक धड़ा। यानी सिंध में जीडीए के अब 2 धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा वो है जो पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वो किसी भी कीमत पर ऐसे इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद हो। लेकिन जीडीए के कुछ लोग ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने में कोई देर नहीं लगाएंगे जब उन्हें ऊपर से इशारा होगा। तो नाज़रीन, ये शेख रशीद इसमें शामिल होगा। ज़ाहिर है इस अलायंस में जो नया अलायंस बनेगा मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए। तो ये मंजूर वसान ने ये ख्वाब सुनाकर दरअसल मेरे उस व्लॉग की तायद की है जो मैंने 2-2.5 हफ्ते पहले अपनी व्लॉग में किया था। तो ये तस्दीक मज़ीद, इसको तस्दीक मज़ीद का नाम दिया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये जो किंग्स पार्टी बन रही है इसमें जहांगीर तरीन का किरदार भी होगा। और जहांगीर तरीन से मुझे ये याद आया कि जिस तरह जहांगीर तरीन ने अपनी बेइज्जती करवाई है, तो उसके बाद उसकी साख ख़राब हुई है। इसलिए अगले ये जो किंग्स पार्टी का मनसूबा बन रहा है उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कोई बहुत मौसर किरदार शायद ना अदा कर सके, इसलिए कि इसने अपने एक अहम रुकन नज़ीर चौहान के बारे में जो रवैया अख्तियार किया। नज़ीर चौहान को जेल में मारा गया, पीटा गया, तशद्दुद किया गया, और FIA को हुक्म दिया गया कि वो नज़ीर चौहान की हाउसिंग सोसाइटी के मामलात को खोले, क्योंकि उसमें बहुत कुछ गैर कानूनी है। यहाँ एक ज़मीनी सवाल मुलाहजा कीजिए, वो ये है कि अगर नज़ीर चौहान बगावत करता है तो वो हाउसिंग सोसाइटी के केस खुलेगा, क्योंकि उसमें करप्शन हुई है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। और अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो फिर नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये है
کہ حکومت کا ساتھ دینے والوں پر کرپشن کا کیس نہیں چل سکتا، کرپشن کا کیس اسی پر چلے گا جو حکومت کا ساتھ نہیں دے گا۔ خیر یہ ضمنی بات تھی، اصل بات تھی کہ جہانگیر ترین گروپ نے جب نذیر چوہان صاحب کو بہت زیادہ مارا گیا اور دباؤ میں ڈالا گیا تو جہانگیر ترین گروپ کا ایک اجلاس ہوا اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ سخت لائحہ عمل اختیار کرے گا، لیکن وہ سخت لائحہ عمل جو ہے اس کی کوئی خبر بعد میں نہیں آئی، بلکہ جہانگیر ترین کو اتنی توفیق نہیں ہوئی یا اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی، اتنا وہ زیادہ ڈر گیا جہانگیر ترین کہ اس نے نذیر چوہان کی نہ صرف یہ کہ خیریت عافیت پوچھنے کے لیے اس کی تیمارداری نہیں کی بلکہ اس کو فون تک نہیں کیا۔ تو نذیر چوہان کی جو کمر ہمت تھی وہ اتنی ہی تھی کہ وہ 3 دن کی مار برداشت کرنے کے بعد اور یہ خبر سننے کے بعد کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس کھلنے والا ہے، اس نے سرنڈر کر دیا، معافی مانگ لی اور عمران خان کو اپنا قائد مان لیا اور جہانگیر ترین پر 3 حرف بھیج دیے جو کہ اس کی بھیجنے بنتے تھے۔ اتنا بزدل قائد ہو تو اس کے ساتھ کون سا گروپ رہے گا؟ چنانچہ ناظرین جو نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے اس کا ایک مؤثر دھڑا جزو مؤثرہ وہ پہلے ہی مفلوج ہو گیا ہے، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین اسی پر خدا حافظ۔